ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है इन्फेक्शन के रिलेटेड अगर देखा जाए। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मेन एजेंट है, मेन बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस काज करता है। माइकोबैक्टीरियम जो है ये एसिड फास्ट बेसिलाई है। ये बहुत स्लोली स्लोली ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है डिजीज़, लेकिन इसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। हार्डी ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिखा हुआ है। ये इनहिबिट हो जाता है। जिस बंदे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उसके सेल्स की वजह से ये इनहिबिट हो जाता है। सही हो गया। वो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ट्रांसमिशन इसकी एरोसोलाइज ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स किसी के माउथ से ड्रॉपलेट्स निकले जिसमें वाटर हो। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं एरोसोल उनको कह सकते हैं, एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं तो उसमें ये ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड उसके थ्रू हो सकता है, दूसरा बंदा को इस तरह फैल सकता है। सही हो गया, कंटेजियस है ये। एंड प्राइमरी टीबी वाले पेशेंट्स जो है वो कंटेजियस नहीं होते। सही है, जबकि सेकेंडरी टीबी हो गया तो उसमें रिएक्टिवेशन हो जाती है बैक्टीरिया और तब जाके कंटेजियस डिजीज स्टार्ट होती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें, ये कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है, क्या करता है बॉडी के साथ, क्या करता है। तो सबसे पहले इस डिजीज़ के दो स्टेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी टीबी, एक होता है सेकेंडरी टीबी। और सेकेंडरी टीबी की वजह से फिर बाद में एक्सट्रा पल्मोनरी टीबी भी हो सकता है, प्राइमरी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, प्राइमरी टीबी जो है जब एक बंदा इसके पार्टिकल्स इनहेल कर ले वो लंग्स में चले जाते हैं। सही है, लंग्स में चले गए, उधर मैक्रोफेजेस होते हैं लंग्स के अपने, वो इसे इंजेस्ट कर लेते हैं। सही है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ने इनको इंजेस्ट कर लिया, ये उसके अंदर ही रहते हैं। ये स्प्रेड भी हो सकते हैं लिम्फेटिक और ब्लड स्ट्रीम में। और ये जो लंग्स में होते हैं ना, ये अपने इर्द गिर्द एक ग्रेन्युलोमा बना लेते हैं। ग्रेन्युलोमा अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं, अपने किस्म से हिफाजत के लिए दीवार बना लेते हैं। और ऑक्सीजन रिच एरियाज में जाते हैं क्योंकि एरोब्स हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ग्रेन्युलोमस बना के ऑक्सीजन रिच एरियाज में चले जाते हैं और उधर डोरमेंट रहते हैं, उधर बस बैठे रहते हैं। जब कभी बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो, ये एकदम से अपॉर्चुनिटी देखते हैं और इन्फेक्शस कॉज कर सकते हैं, सेकेंडरी टीबी कॉज कर सकते हैं, रिएक्टिवेशन। ठीक है, तो इधर इन्होंने यही बात की हुई है कि 5 to 10% जिन लोगों को एक बार इनहेल कर लिए, 100% लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से अगर सारों के सारों ने ये टीबी इनहेल कर लिए, उनमें से 5 to 10 लोगों को जो है ना इन देयर लाइफ टाइम उनको टीबी होता है। सही है, तो सेकेंडरी टीबी जब एक बंदे का इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, किसकी वजह से, HIV इन्फेक्शन हो गया, मेलिग्नेंसी होगी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो गए, सब्सटेंस अब्यूज़ या प्योर न्यूट्रिशन, इन रीजंस की वजह से किसी बंदे का इम्यूनिटी वीक हो जाए तो उसमें ये रिएक्टिवेट हो जाता है बैक्टीरिया। और जो ऑक्सीजनेटेड पोर्शंस ऑफ लग है लंग्स हैं उसमें ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। एपिकल या पोस्टीरियर सेगमेंट जो है, एपिकल एपेक्स, उधर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है, पोस्टीरियर सेगमेंट्स वाली साइड पे भी होती है ज़्यादा। तो उन जगहों पे जो है ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर लेता है और ये साथ ही साथ हेमाटोजेनस और लिम्फेटिक फ्लूइड में भी स्प्रेड हो सकता है। अगर उसमें स्प्रेड हो गया तो इसको मिलियरी टीबी बोलेंगे। सही हो गया। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये जो थर्ड टाइप है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा बाहर, पल्मोनरी लंग्स, लंग से बाहर टीबी हो जाए तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। सही हो गया। तो ये प्राइमरी टीबी के बाद भी हो सकता है, एक बंदे ने इनहेल कर लिया है, वो चला जाए ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फेटिक्स में चला जाए, या सेकेंडरी स्टेज में जब रिएक्टिवेशन हो गई है वो उसके बाद अभी हमने बताया कि ये पैथोजेनस और ये मिलियरी स्प्रेड इसमें होती है, तो उसके थ्रू ये जो है थ्रू आउट द बॉडी टीबी कॉज कर सकता है। सुना भी है आप लोगों ने कि स्पाइनल टीबी हो जाता है बंदों को, इस तरह टीबी के नेम सुने हुए हैं, तो वो इस एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को कहते हैं। सही हो गया। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो हमने देखा है, इम्यूनिटी जिनमें कम हो। इम्यूनिटी HIV पेशेंट्स में कम होती है। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जिसने इमिग्रेशन किया, इमिग्रेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जब जाते किसी जगह तो वो क्लोज स्पेसिस में एक साथ रहते हैं तो उन एक दूसरे से स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा प्रिजनर्स एक साथ रहते हैं, उसमें स्प्रेड हो सकता है। हेल्थ केयर वर्कर्स वो इनके साथ ज़्यादा डील करते हैं तो उनमें स्प्रेड हो सकता है। क्लोज कंटेक्ट विद समवन विद टीबी। इसके अलावा अल्कोहलिक्स, डायबिटिक्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट यूज जो करते हैं उनमें हो सकता है। हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसी किसी को हो उसमें हो सकता है, ब्लड कैंसर। और इंजेक्शन ड्रग यूजर्स
उनके थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स है इसके। साइंस एंड सिम्टम्स, टीबी का पेशेंट है उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे? प्राइमरी टीबी में तो वैसे क्या होगा, मैंने बताया उसमें डोरमेंट रहता है, तो उसमें ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक होता है। सही हो गया। इसके अलावा हो सकता है प्लूरल एफ्यूजन हो जाए, और अगर इम्यूनिटी उस बंदे की ठीक नहीं है, इनकम्प्लीट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स उसने शो किया है, तो वो जो है सिम्टम्स ऑफ टीबी आ सकते हैं उस पेशेंट में। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी प्रोग्रेस हो गया है और वो सिम्टम्स कॉज कर रहा है, ठीक हो गया। तो इसके बाद सेकेंडरी टीबी है। सेकेंडरी टीबी के सिम्टम्स कैसे हो गए, साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले तो सिम्टम्स जो होंगे वो फीवर होगा, नाइट स्वेट, ये एक मोस्ट इसका कॉमन वो है सिम्टम है। वेट लॉस भी होता है, मिलेज भी होता है। इसके अलावा ड्राई कफ होता है, उसके बाद पस वाला स्पूटम, और बाद में एडवांस स्टेजेस में ब्लड भी आता है कफ में। सही हो गया। इसके अलावा एपिकल रेल्स, ये वो आवाज़ है, क्रैकलिंग साउंड्स होती है जो कि एपेक्स, लंग की जो एपेक्स है उधर सुनाई देती है। तो सेकेंडरी टीबी के सिम्टम्स लंग्स के सिम्टम्स है, ठीक है ज़्यादा। इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जब लंग से बाहर ये स्प्रेड हो जाती है तो फिर किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है, उस बेसिस पे इसके सिम्टम्स हो गए। सबसे पहले लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकती है, प्लूरा, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, स्पाइन, इंटेस्टाइन, मेनिंजेस, ये कॉमन साइट्स है इसके इन्फेक्शन की, इन जगहों को इन्वॉल्व कर सकता है। मिलियरी टीबी जो है, जिसमें हीमेटोजेनस या लिम्फेटिक फ्लो के थ्रू ये फैलता है, तो उसमें क्या होता है, या तो वो जो डोमिनेंट सेकेंडरी टीबी था उससे, या डायरेक्ट जो है प्राइमरी टीबी से ये कॉज हो सकता है। तो HIV पेशेंट्स में ही कॉमन है, ब्लड में टीबी, ठीक है। तो इन पेशेंट्स में क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, साइंस इनके जो ऑर्गन्स हैं वो साइज में बड़ी हो गए, ऑर्गेनोमेगेली, रेटिकुलोनोडुलर इन्फिल्ट्रेट्स हो गए चेस्ट एक्सरे पे। और ये कौन सी बीमारी में थे, एटिपिकल जो नमूनिया था उसमें भी, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल नमूनिया, उसमें भी रेटिकुलोनोडुलर इन्फिल्ट्रेट से। सही है। और कोराइडल ट्यूबरकल इन दी आइज, तो ये इसके साइंस और सिम्टम्स हैं। इसकी डायग्नोसिस, टीबी की डायग्नोसिस कैसे की जाएगी? सबसे पहले तो इसके डायग्नोसिस में जब पता होता है, रिस्क फैक्टर्स को दिखता है और साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ पता चल सकता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। चेस्ट एक्सरे में जो है, एक तो प्लूरल एफ्यूजन नज़र आ सकती है, इसके अलावा अपर लोब इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आ सकते हैं, कैविटेशंस बन जाती है। गॉन कम्प्लेक्स और रंके कम्प्लेक्स जो है, ये लंग्स में बने होते हैं। जब प्राइमरी टीबी होता है और वो हील हो जाए प्राइमरी टीबी, तो वो इस तरह के गॉन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक्सरे में नज़र आ सकते हैं। सही हो गया। इसके अलावा जो है, स्पूटम स्टडी करते हैं, स्पूटम कल्चर करते हैं और चेक करते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं है। सही हो गया। इसके अलावा PCR भी करते हैं, उसका पता लगाते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट है, जिसको PPD टेस्ट भी कहते हैं, पॉजिटिव प्रोटीन डेरिवेटिव, या मॉन्टॉक्स टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो इस टेस्ट के थ्रू जो है हम पता लगा सकते हैं इसमें कि इस बंदे को है कि नहीं। इसमें जो है इंजेक्शन देते हैं, लगाते हैं वोलर फोराम पे इस PPD का, ये जो ट्यूबरक्यूलिन है, और चेक करते कितनी, थोड़ी देर बाद जो है ना, 48 to 72 आवर्स बाद चेक करते कि कितना इंड्यूरेशन हुई है। अगर 15 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इनका मतलब है कि इन बंदों को रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इंड्यूरेशन तो हाई रिस्क पॉपुलेशन में हो सकता है। HIV और स्टेरॉइड यूज़र्स, और ये जो होते हैं जिनमें प्राइमरी टीबी के एविडेंस नज़र आ रहे थे, उनमें इंड्यूरेशन जो होती है 5 मिलीमीटर से कम होता है। सही हो गया। इसके अलावा BCG वैक्सीन लोग लगाते हैं, BCG वैक्सीन में भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। सही हो गया। तो डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे, स्पूटम स्टडीज़ एंड ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले जो है, अगर टीबी नज़र आ गया स्पूटम टेस्ट में जो है, सही हो गया, स्पूटम टेस्ट में जब पॉजिटिव आ जाए तो मतलब इस बंदे को टीबी है। सही हो गया। तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है PIRE, पायर, ठीक है। P से पायराजिनामाइड, I से आइसोनियाजिड, R से रिफेम्पिन और E से इथम्ब्यूटोल, PIRE। इथम्ब्यूटोल की जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं। सही हो गया। ये 2 महीनों के लिए देते हैं। इसके बाद जो है 2 महीनों के बाद 4 मंथ का फेज़ होता है, जिसमें सिर्फ आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन देती है। सही हो गया। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट में सिर्फ क्या देते हैं, आइसोनियाजिड। अगर लगे एक्सरे जब देखते हैं उसमें पता चलता है
कि इसको घॉन कॉम्प्लेक्स बने, मतलब प्राइमरी इसको टीबी हुआ था लेकिन उसके बाद एक्टिव टीबी अभी नहीं है। एक्टिव टीबी का स्पूटम से पता चल जाता है और पीपीडी से। एक्टिव टीबी जब नहीं है तो उसको फिर आइसोनियाजिड की 9 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट देते हैं।